Good morning, students. Class 12, Political Science, Chapter 5, according to new syllabus. The name of the chapter is, or the new name of this chapter is United Nations and its organization. Let's see the changes done by CBSE in the same chapter. बेटा कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में. एक मिनट. बेटा पहले जो चैप्टर का नाम था वो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. चैप्टर का नाम चेंज करके रख दिया गया है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस. बेटा एक चैप्टर डिडक्टेड है, आपको पता है, चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. उसकी वजह से चैप्टर का जो सीक्वेंस है उसमें चेंजेस आया है. तो अब ये चैप्टर नंबर 5 ना होके चैप्टर नंबर 6 ना होके चैप्टर नंबर 5 है. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस द एंटायर चैप्टर टू बी कवर्ड, यानी कि पूरा चैप्टर जितना भी है वो हमें पूरा कवर करना है. और यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हमें ऐड ऑन करके दिए गए हैं, जिसमें यूनिसेफ के बारे में, यूनेस्को के बारे में, WHO के बारे में और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और बेटा ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का चैप्टर है. और कुछ बेटा बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, और वो हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कुछ टॉपिक से, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. लेट्स सी द चैप्टर. Here is a chapter in the NCERT. आप चाहें तो ये चेंजेस कर सकते हैं. इसे चेंज बेटा नेम चेंज कर लें ज़रूर. नाउ द नंबर ऑफ द चैप्टर इज़ 5. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस. सबसे पहले बेटा ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं. ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर का. और ओवरव्यू पे जाने से पहले एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है, वो ये है दैट कि जब भी हम लोग बेटा बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर अब हमारे पास नेम का चैप्टर का नेम है यूनाइटेड नेशंस का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, तो हमारे नॉलेज में या अब तक आप लोगों को शायद ये पता होगा कि हमारे पास एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में किया गया. पर बेटा ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना. इससे पहले भी बेटा हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस. ये बेटा आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि 1914 से लेके 1918 तक आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, और 1918 के बाद ये ज़्यूम किया गया कि दोबारा कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई चीज़ हमारे पास ना आए, इसलिए हम एक लीग ऑफ नेशंस बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करेगा और नेशंस के बीच में पीस या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेगा. बट द लीग वॉज नॉट सक्सेसफुल, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि मेजॉरिटी नेशंस में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. अमेरिका जो कि उस टाइम पीरियड पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन रहा, उसने भी इसकी मेंबरशिप नहीं ली. ऑल्दो सजेशन वहीं से आया कि हमें मेंबरशिप लेनी चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए भी अमेरिका ने ही सजेशन दिया, बट वो उसका मेंबर नहीं बना. तो 1918 के बाद हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और 1918 में बेटा हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया,
और 1920 में हमने लीग ऑफ नेशंस को स्टैब्लिश करा। ठीक है, और इस होप के साथ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, बट वी ऑल नो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। कब हुआ बेटा? 1939 टू 45। वेरी गुड। इसके बाद बेटा हमने फिर एक होप रखी कि 1945 के बाद कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट वी ऑल नो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, बट हमारे पास कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन हमेशा मेंटेन रही और वो भी लॉन्ग टर्म पीरियड तक लास्ट किया। सीक्वेंस प्लीज़ याद रखेंगे बेटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, इसके बाद हमने लीग ऑफ नेशंस को तैयार किया 1920 में, और 1939 अराउंड तक ये लास्ट की, मतलब इतना ज़्यादा लंबा समय इन्होंने नहीं निकाला इसने ऑर्गेनाइजेशन ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई बेटा हमारे पास 1939 से 45 तक, और इसके बाद हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया, शुरू से शुरुआत की है, बहुत सारे चेंजेस किए गए, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल रही, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया 1945 में। और बेटा शायद वन ऑफ द चैलेंज यूएनओ की तरफ से भी आया, हमने पहले भी पढ़ा है दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर देयर, जो कि कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोका। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, हमारा जो कोल्ड वॉर चला बेटा 1945 से लेके 1991 तक, उस टाइम पीरियड पर कोल्ड वॉर को थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने नहीं दिया, इसे कोई मिलिट्रिकल वॉर में कन्वर्ट होने नहीं दिया, इसे किसी हॉट वॉर में कन्वर्ट होने नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी? हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, वन ऑफ द रीज़न है बेटा। हम जब चैप्टर में देखेंगे बेटा, ये लोगो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ बेटा इस लोगो का पर भी आप ध्यान दें, और लोगों में आप ये चीज़ ध्यान रखें कि कई बार बेटा कार्टून्स में पूछ लिया जाता है, तो हमें थोड़ा सा इसे पढ़ना पड़ेगा कि ये जो कार्टून है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्टून में बेटा ध्यान से देखते हैं तो वर्ल्ड मैप है बीच में, यहाँ पर लिख लें प्लीज़ बेटा इसे आप। और ये जो साइड में ये जो लीव्स हैं, ऑलिव लीव्स हैं, ठीक है, और ये यूनिटी को शो करता है, टुगेदरनेस को शो करता है, और ये चीज़ें हमें याद रखनी है। लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। In this chapter, we shall discuss the role of international organization after the collapse of Soviet Union। बेटा मैंने आपको बार बार कहा है कि आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर या कोल्ड वॉर का जो स्टोरी है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपने कोल्ड वॉर को नहीं भूलना है। जब भी हम दोनों बुक्स की, मतलब टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, आप कोल्ड वॉर का एक एक चीज़ अपने माइंड में रखें। तो हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रोल प्ले किया। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यूएनओ ने क्या रोल प्ले किया आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब हुआ बेटा? ये 1991 में हुआ। हम यहाँ पर कौन से सिचुएशन की बात करें इंटरनेशनल लेवल पर? हम लोग कोल्ड वॉर के एंड की बात कर रहे हैं। तो 1991 के बाद यूएनओ ने क्या रोल प्ले किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल लेवल पर, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। We shall examine how in this emerging world there were calls for the restructuring the international organization to cope with the various new challenges.
हम लोग बेटा जब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो बेटा वी ऑल नो कि ये जो इंस्टीट्यूशन है 1945 में इस्टेब्लिश किया गया, और 1945 से लेके अब तक एक लंबा समय निकाला है, 70 ईयर्स अराउंड हो गए हैं। तो मेंबर नेशंस ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि उसके जो मेंबर नेशंस को चूज़ करने का तरीका है उसमें थोड़े बहुत फेरबदल किए जाने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ सकें। बेटा यहाँ पर इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट बाय द टाइम जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, तब ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एक बार हम सेंटेंस दोबारा देखते हैं। वी शैल एग्जामिन हाउ इन दिस एमर्जिंग वर्ल्ड, जहाँ पर ईयर बाय ईयर नया नेशन इमर्ज होता है एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्ट्रॉन्ग मतलब अ नेशन वेयर द पीपल आर ट्राइंग टू ग्रो देयर इकोनॉमी, और अलग अलग लेवल पर नेशंस पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो नेशन वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर ये डिमांड है दैट देयर वर कॉल्स फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्या चाह रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया में आए दिन देश बदल रहे हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली, टेक्नोलॉजिकली, या और कोई एस्पेक्ट में हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं, तो एक न्यू डिमांड है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी रीस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि स्ट्रक्चराइज तो उसे कर लिया गया है कि हम उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो अलग अलग इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। तो दे आर सेइंग दैट कि मेंबर नेशंस के बेसिस पर आप एक बार उसे रीस्ट्रक्चर करें। ठीक है, और ये रीस्ट्रक्चर करने के पीछे क्या रीज़न है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर पाएगा, द ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू कोप अप विद द वेरियस न्यू चैलेंजेस इंक्लूडिंग द राइज ऑफ यूएस पावर। ताकि जो आए दिन प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि भाई मिलिट्रिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो नेशंस और ज़्यादा मिलिट्रिकली पावरफुल हो रहे हैं, वेपन्स आज के टाइम पीरियड पे आर्म्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट करने वाली बन रही हैं, पॉलिटिकल लेवल पर पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो हाउ यू विल डील विद द दैट दोज नेशंस। ठीक है, इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा एडवांसमेंट है तो किस तरीके से आपका WTO जो है, IMF है, वो किस तरीके से उनके साथ डील करेगा। तो ये सभी चीज़ें वो चाहते हैं कि रीस्ट्रक्चर किया जाए, ताकि आने वाली फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी उसके लिए UNO पहले से तैयार रहे। इसके बाद है बेटा द पोटेंशियल रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बेटा ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार डिस्कस की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए आपके लिए वर्ड न्यू नहीं है, पुराना है। हम यहाँ पे जब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या है, आपकी एबिलिटीज़ जो कि आप कमिंग फ्यूचर में डेवलप करने की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है इज़ एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस एंड इट्स डिफ़िकल्टीज़। अब बेटा हम लोग है ना जब भी बात करते हैं UNO के अंदर उसके स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म करने की, तो सभी नेशंस कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स कीजिए आप। अब रिफॉर्म्स क्या किए जाएं, सवाल ये है। रिफॉर्म्स में बेटा वो ये बात करते हैं कि एक सेकेंड, रिफॉर्म्स में बेटा वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो बेटा मेंबर्स का स्ट्रक्चर है, बेटा ये हमने पहले पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत से लेके बेटा अब तक 5 परमानेंट मेंबर्स, P5 के नाम से आप जानते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, हमारे पास टोटल 15 मेंबर्स हैं। ठीक है बेटा, अब ये कहा जा रहा है कि आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस को मेंबरशिप दें एज अ परमानेंट मेंबर भी और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहते हैं और इनके पास जो पावर है कई बार वो उसका मिसयूज़ भी करते हैं, जिसके लिए बेटा हम वीटो वर्ड पढ़ेंगे।
तो ये वीटो पावर का कई बार मिसयूज़ करते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं बेटा जो सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं, और नेशंस इतने सारे हैं कि अगली बारी आने का नंबर उनका बहुत मुश्किल से आ पाता है। ठीक है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी नेशंस इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स की कैटेगरी में रहे। और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि हर एक कॉन्टिनेंट से कम हर एक कॉन्टिनेंट से उनके पास एक एक परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर्स हमेशा रहें, ताकि किसी रीजनल लेवल पर डोमिनेंस ना देखने को मिले। ये बेटा हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट्स के साथ। We then turn to India's involvement in the United Nation and its view of Security Council reforms. इसके बाद बेटा हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द नेशन। आज के टाइम पीरियड पर जब हम लोग पॉलिटिकली डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल नेशन की बात करते हैं, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पर हम ये कहते हैं कि इंडिया अब उन डेवलपिंग नेशंस में नहीं आता, यानी कि जो सिचुएशन 1945-1947 में इंडिया की थी, आज के टाइम पीरियड पर वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई है। और इंडिया एक ऐसा नेशन है जो कि पूरी काबिलियत रखता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर बनने की। ठीक है, और बेटा इंडिया सिर्फ एक बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नॉन परमानेंट मेंबर में आया है और परमानेंट मेंबर के लिए compete करना चाह रहा है शुरुआत से ही। और ये देखता है कि हम लोगों के पास भी पॉलिटिकली स्टेबलाइजेशन है, इकोनॉमिकली वी आर ग्रोइंग ईयर बाय ईयर, कल्चरल लेवल पर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी पॉपुलेशन वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो वी कैन हैव द परमानेंट मेंबरशिप। और एग्ज़ाम में भी बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है, जब कंटेंट आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके अकॉर्डिंगली इंडिया किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट मेंबर बन सकता है, आप ये बताएं। और इसके ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्शंस हमारे पास आते हैं, क्योंकि बेटा इंडिया से पहले भी बहुत सारे नेशंस हैं, जैसे कि जापान है, वो परमानेंट मेंबर नहीं है। कंपेयर करें तो वो इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की डेफिनेशन में आता है, उसकी कैटेगरी में आता है। यूरोप के बहुत सारे नेशंस हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा भी, जो कि उसके परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। मैं ईयू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यूरोपियन पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं दैट कि देयर आर नेशंस इन दिस अर्थ, या फिर इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर द नेशंस जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा भी उतनी ही क्वालिफिकेशंस, उतना ही स्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चर रखते हैं जितना कि परमानेंट मेंबर्स के पास है, और वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह सामने रहते हैं, इंडिया भी और बाकी नेशंस भी। तो उनको वो परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, इसलिए उनको रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं, किसको? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। द चैप्टर closes by asking the United Nations can play any role in dealing with the world dominated by the superpowers. सुपर पावर्स वर्ड आया है, ऑब्वियसली दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम लोग कोल्ड वॉर की बात कर रहे थे, और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर यूएसएसआर और यूएसए एज अ सुपर पावर जो हमारे पास है, तो उनसे डील करने के लिए यूएनओ किस तरीके से काम कर रहा था, हमें ये भी बताना है, और हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। In this chapter, we also look at some transnational organization. ट्रांसनेशनल का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो अक्रॉस द बॉर्डर्स चल रहे हैं, ठीक है। या बेटा प्लीज़ यहाँ पर आप लिख लें, यहाँ पर जब हम ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हैं वो नेशंस जो कि रीजनल लेवल, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि रीजनल लेवल पर काम कर रहे हैं। कुछ नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करती हैं कि आप अच्छे से काम करें, यूनाइटेड या फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक क्रिटिकल रोल प्ले करें, और हमेशा ही
नेशंस के बीच में जो थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, छोटी मोटी वॉर्स हो जाती हैं, तो आप उन्हें रोकने के लिए सक्सेसफुल नहीं हैं, आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने काम करने के तरीके में चेंजेस लेकर आने चाहिए। तो वो किस तरीके से मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, किस तरीके से चेंजेस की बात करते हैं, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर इन डिटेल। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो. In the next video we will discuss the chapter ahead. टिल बेटा आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, ओवरव्यू वाला चैप्टर एक बार आप ध्यान से देखें.